मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी बच्चे। जो मैंने वीडियो डाला था आप लोगों ने पढ़ा। उस जो वीडियो रहता है ना बच्चों, उसको ना आपको 2 बार इसको पढ़ लेना चाहिए, फिर उसको डिलीट कर दो, ठीक है। और बुक तो आपको ख़रीदनी है, परचेस करनी है, ठीक है। अब मैं आगे ले रही हूँ क्लास में। कल मैंने क्या बताया था आपको? कल मैंने बताया था कि जो पत्तियों का रंग है उसमें परिवर्तन हो जाता है, क्लोरोफिल नहीं रहता है, तो उसके आकारों उसमें सभी चीज़ में परिवर्तन हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से ही क्लोरोफिल उपस्थित रह के पत्तियाँ अपना भोजन बनाती है, ठीक है। पत्तियों में खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। कई जैसे आयोडीन अपन ने ये डाला था कि 2 गमले लिए, 72 घंटे उसको रखे, फिर ठीक है, और फिर उसको आयोडीन की पत्तियों का परीक्षण किया। हरी पत्तियों का रंग क्लोरोफिल होता है, ठीक है। हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो सूर्य के प्रकाश में ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर वो सूर्य के प्रकाश में नहीं है तो वो अपना कलर चेंज हो जाता है उन पत्तियों का, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण होता है। ये भी मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण भी होता है, ठीक है। मैंने बताया था ये आप लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। संश्लेषण के लिए घटक होते हैं ये सब। प्रोटीन के अंदर, अब प्रोटीन की अलग विशेषता है, ठीक है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पदार्थ होता है। प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ होता है। उसमें क्या क्या चीज़ मिला रहता है प्रोटीन में मिला रहता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। हमारी प्रकृति में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति रहती है, ठीक है। पादपों में नाइट्रोजन प्राप्त होती है कहाँ से? अब हम ये प्रश्न यहाँ मैं छोड़ के गई थी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कि पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। अब मैं ये आपसे बात कर रही हूँ कि नाइट्रोजन पूरी जगह होता है, पूरे वायुमंडल में होता है, लेकिन पेड़ पौधों में नाइट्रोजन कैसे आए, ठीक है, कैसे प्राप्त करें? डायरेक्ट तो हम नहीं कर ले सकते ना। याद कीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की अवस्था प्रचुर मात्रा में होती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो गैस की जो मात्रा होती है, गैस ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में, परंतु पादप अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि नाइट्रोजन उसी रूप में अवशोषित नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो गैस प्राप्त नहीं करेंगे ना। अब उसमें क्या होगा, क्या करेंगे? पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन कैसे प्राप्त कर रहे हैं? मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन यौगिक को परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। अब क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं और मिट्टी के अंदर उसमें डाल देते हैं, ठीक है। यह विलय पदार्थ पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि जो मिट्टी के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, खींचते हैं वायुमंडल से, और फिर वो खुद खींच के उसको फिर मिट्टी के अंदर वो डाल देते हैं, निर्मुक्त कर देते हैं, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? जल के साथ नाइट्रोजन, उर्वरक, खेती, इनके साथ नाइट्रोजन मिल के पेड़ पौधों में पहुंच जाता है, ठीक है। किसान अपने खेतों में उर्वरक खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है, ठीक है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों को नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों को जैसे प्रोटीन या वसा का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि नाइट्रोजन कैसे आया। नाइट्रोजन कैसे आया? पेड़ पौधों ने, जो जीवाणु होते हैं मिट्टी के अंदर, कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो कि गैस से, वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और फिर प्राप्त करके मिट्टी के अंदर उसको छोड़ देते हैं, निर्मुक्त कर देते हैं, ठीक है। फिर इस जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन आ जाता है उसको जल के माध्यम से, खनिज लवण के माध्यम से जड़ों के द्वारा पेड़ पौधों पे
जाता है तो और पत्तियां नाइट्रोजन प्राप्त करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पादपों में पोषण के अन्य विधियाँ। अब पादपों में पोषण, एक चीज़ तो ये है कि पोषण किससे हुआ कि वह स्वपोषी है। एक चीज़ तो बात हुई है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी हो गए, उनने अपना भोजन खुद बनाया सूर्य की उपस्थिति में, कार्बोहाइड्रेट और लेके ऑक्सीजन निर्मुक्त की। अब दूसरी बात आ रही है, हम बात कर रहे हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ मतलब कि पादपों में पोषण अन्य विधि से भी होता है। कैसे होता है? जैसे स्वपोषी, परपोषी। ठीक है, स्वपोषी, परपोषी, दूसरों से पोषण प्राप्त करना। अब हम उसी को आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते थे। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर खाद्य पर निर्भर रहते हैं। यह विषमपोषी प्रणाली के उपयोग करते हैं। क्या आप एक वृक्ष के तने पर एवं शाखा में लिपटी हुई रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वो आरोपित रहते हैं, मतलब उस पर लिपटे रहते हैं। जिस पर ये आरोपित होते हैं पादप परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कह सकते हैं, परपोषी परजीवी कह सकते हैं। क्या हम उस जंतु भी इस प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस विचार को करना चाहिए कि अध्यापक से विषय में चर्चा करें। अब जो पहेली है, पहेली के दिमाग में क्या आया? पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं, जोंक आदि भी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है जिसने विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कीटों को भक्षण करते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो जीव जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, जो कीटों को पकड़ते हैं उन्हें पचा जाते हैं और विस्मयकारी नहीं है। ऐसे पादप या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं। पादप को देखिए, इसमें घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। ये पत्तियां ही हैं। ठीक है, पत्ती का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर उसमें रोम होते हैं और जो नीचे की ओर ढलने रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों को बीच में फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों को पचाया जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई टैप संडस कीटभक्षी पादपों के 2 उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक प्राप्त नहीं मिल पाते हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है? देखिए, ये अमरबेल का उदाहरण है। आप लोग गुलाबबाग में जाएंगे तो ये इस तरह का पादप आप ढूंढना। ठीक है, अमरबेल को ढूंढना। गुलाबबाग में अमरबेल जो गांधी ग्राउंड की तरफ है, गांधी जी बने हुए हैं, उधर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे अमरबेल मैंने देखी है। ठीक है, तो आप लोग देखना। और ये घटपणी है। ठीक है, ये ढक्कन लगा देते हैं, इसके अंदर कीट चला जाता है, वापिस ढक्कन लग जाता है और वो उसको जीव वहीं पे उस पाचक रस में चिपक के उसकी मृत्यु हो जाती जीव, और उसके साथ जो उसके पदार्थ होते हैं उस जीव में, और वो पेड़ पौधों इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? आज इस वीडियो में इतना ही डाल रही हूँ मैं, है ना। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखें, क्योंकि 2 बार देखेंगे, किताब पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है।